शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम फॉरेन वाले हिस्से के साथ में। फॉरेन में आज वर्ल्ड में जो चर्चित व्यक्ति हैं उसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ट्विटर से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। उसमें नए सीईओ को बनाया गया है, तो वो व्यक्ति कौन है इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी हासिल करेंगे। थोड़ी सी बेसिक जानकारी ट्विटर के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। ट्विटर को क्रिएट करने वाले लोग कौन कौन हैं? जैक डोर्सी, नाओ ग्लास, बिजस्टोन, इवान विलियम्स, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर के ट्विटर को क्रिएट किया था सन 2006 में। सबसे पहले जैक डोर्सी के मन में आया था कि हमें इस प्रकार का ऐप बनाना चाहिए, जैसे कि फेसबुक होता है लगभग आपको वैसा ही ये भी नज़र आएगा। उनका कहना था कि वो इसे एक्चुअली एक ऐसी सर्विस बनाना चाहते थे जिसमें लोग अपने दोस्तों के विषय में अवेयर हो सकें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं। मेनली उनके माइंड में यही था। ये एक यूज़र स्टेटस सर्विस की तरह उन्होंने पहले विचार किया था। ट्विटर टीम का कहना है कि उन्होंने पहले इसका नाम ट्विच रखा था। ट्विच से क्या बन गया? ट्विटर बन गया। बाद में ये इवॉल्व होकर के ट्विटर बन गया। अगर हम इसका मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के से देखें तो इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से बातें करना, वो भी नर्वस और ट्राइबल वे में। तो ट्विटर एक प्रकार से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, बिल्कुल फेसबुक की तरह ही, जिसका इस्तेमाल करके आप उस पर मौजूद लोगों से जुड़ सकते हैं। ट्विटर का इस्तेमाल देश और दुनिया के सभी फेमस लोग कर रहे हैं। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को, जिसके बाद अब तक इसकी जो लोकप्रियता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ट्विटर पर दुनिया की पॉपुलर वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट हैं उनमें से एक पॉपुलर वेबसाइट मानी जाती है ट्विटर। ट्विटर पर जब आप जानकारी को शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्वीट। ट्वीट मतलब किसी भी जानकारी को शेयर करने के लिए आप एक बार में केवल 140 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं शब्दों में अपनी बात को आपको पूरी करना है, ठीक। हालांकि आप जितना चाहें उतने ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 140 शब्द। ट्विटर की एक खास बात है कि आप बिना ट्विटर अकाउंट बनाए ही लोगों के द्वारा जो ट्वीट किए गए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, ये यदि आप उसमें कमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद हम सीधे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है लिंडा याक्रिनोवा। तो लिंडा याक्रिनो बनने वाले हैं ट्विटर के न्यू सीईओ, टू बी ऑन बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। कहाँ पर? बिजनेस ऑपरेशन में। एलोन मस्क की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जो नया सीईओ है ट्विटर के लिए वो कौन होंगे? NBCU यूनिवर्सल की लिंडा याक्रिनो। आई एम एक्साइटेड टू वेलकम लिंडा याक्रिनो एज द सीईओ ऑफ ट्विटर, ऐसा कहना है मिस्टर मस्क का। इन्होंने ट्वीट किया था फ्राइडे के दिन। आगे उन्होंने ये भी ऐड किया था जो मिस याक्रिनो हैं ये विल फोकस करेंगे किसके ऊपर? बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर, वाइल मिस्टर मस्क विल बी ऑन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अलग अलग काम इनको जो सौंपे गए हैं, जैसे कि नया जो सीईओ बनने वाला है उसको कौन सा काम सौंपा गया है? उनको दिया जा रहा है बिजनेस ऑपरेशन का, ठीक है। और जबकि जो एलोन मस्क हैं वो प्रोडक्ट के डिज़ाइन और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं लिंडा याक्रिनो के बारे में। मीडिया इंडस्ट्री में याक्रिनो एक काफ़ी नामी चेहरा है। ये NBC यूनिवर्सल के साथ पिछले 20 साल से काम कर रही हैं और कई लीडरशिप वाले रोल निभा चुकी हैं। फिलहाल में देखा जाए तो NBC यूनिवर्सल की ग्लोबल एडवर्टाइजिंग और पार्टनरशिप बिजनेस की जिम्मेदारी वो संभाल रही हैं। इससे पहले लिंडा ने दूसरे कई बड़े पदों पर भी काम किया था। लिंडा की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने अपनी पढ़ाई पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से लिबर्ट आर्ट और टेलीकम्युनिकेशन में करी थी। रिपोर्ट से पता चला है कि लिंडा ने पहले ट्विटर सीईओ बनने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि ट्विटर सीईओ की लिस्ट में एला इरविन का नाम भी आ रहा है।
एला फिलहाल ट्विटर के ट्रस्ट और सेफ्टी डिवीज़न के लिए काम करती हैं। देखिए, कुल मिलाकर के सीईओ भले ही इनको बनाया जा रहा है, पिछले साल ट्विटर डील पूरी होने के बाद ही मस्क ने तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाल दिया था। उसके बाद से ही ट्विटर सीईओ की जिम्मेदारी खुद ही संभाल रहे थे। मस्क ने पिछले साल अक्टूबर के अंत में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था। उन्होंने इस डील की शुरुआत अप्रैल 2022 में करी थी। ठीक है, हालांकि ये जो डील रही थी काफ़ी ड्रामे की तरह हुई थी। पहले तो मस्क ने कंपनी में शेयर खरीदा, फिर उन्होंने कंपनी खरीदने का ऑफ़र दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने डील तोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। मतलब इस प्रकार से हाँ ना करते हुए इन्होंने ये कंपनी को खरीद लिया था। इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मैप वाले हिस्से की तरफ। तो आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका में पार्टिकुलर आज जो शहर न्यूज़ में रहा है वो कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया चूँकि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, इसलिए हम नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे ताकि हमारा जो महाद्वीप वाला हिस्सा है वो भी कवर होता चले। इसके साथ साथ में जो चर्चित जगह है वो भी हमारी कंप्लीट होते जाएगी। ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका को दर्शाया गया है। नीचे की तरफ यदि आप जाते हैं तो साउथ अमेरिका पड़ जाता है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में भी हमें बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि कनाडा है, बीच में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके नीचे आप जाते हैं तो मैक्सिको पड़ता है। फिर और नीचे यदि आप जाएंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ लगी हुई हैं, जैसे कि ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, और उसके नीचे ही हमको ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल अमेरिका के नाम से हम इसको जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इस हिस्से को? ये जो वाइट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल अमेरिका है। ये वाला हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर हो गया हमारा कनाडा, बीच में आ गया आपका मैक्सिको। तो कनाडा देख रहे हैं कितना बड़ा इसका ये एरिया है। फिर उसके और यदि आप पूर्व की तरफ में जाते हैं तो ग्रीनलैंड पड़ता है, और यदि आप नॉर्थ और पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो अलास्का। आर्कटिक सर्किल, एक चीज़ याद रखना है हमको कि दो रेखा यहाँ से होकर के गुजरती हैं, एक तो आर्कटिक सर्किल और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ें और देखें महत्वपूर्ण ओशियन की लोकेशन। ठीक है, तो अगला हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओशियन वाला है कि कौन कौन से ओशियन से नॉर्थ अमेरिका घिरा हुआ है। यदि हम पूरब की तरफ की बात करें तो पूरब की तरफ में अटलांटिक ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ की तरफ में जाते हैं आर्कटिक ओशियन पड़ता है, और यदि हम इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक तो पूरा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से ये घिरा हुआ है। और यदि पूर्व की तरफ देखें तो अटलांटिक महासागर है, और नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो आर्कटिक ओशियन है। तो इस प्रकार से ऊपर में आर्कटिक, पश्चिम में पैसिफिक, और कहना चाहिए पूरब में अटलांटिक महासागर पड़ता है। बहुत सारी यहाँ पर आपको बे देखने को मिलेंगी, बहुत सारी आपको स्ट्रेट देखने को मिलेंगी। खाड़ी की यदि हम बात करें जैसे कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, मैक्सिको वाले हिस्से में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है। इसके अलावा यदि आप और कनाडा की तरफ में बढ़ते हैं तो हडसन बे है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स की जो चीज़ें हैं वो हैं यहाँ की ग्रेट लेक्स। ठीक है, ग्रेट लेक्स जैसे कि सुपीरियर, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, मिसिसिपी, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो पहला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो राजस्थान एक राइट टू हेल्थ एक्ट लेकर के आया था, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है।
तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो राइट टू हेल्थ एक्ट है वो आखिर है क्या। तो जैसे ही ये एक्ट पास हुआ था राजस्थान की विधानसभा से, उसके बाद हम देखते हैं कि जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगा था, चाहे वो डॉक्टर लोग हों, चाहे वो प्राइवेट वाले डॉक्टर हों, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग हों। इसका असर सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर तो पड़ने वाला नहीं है, उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले लोग थे वो थे प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल। ये लोग ही सबसे ज़्यादा इस बिल का विरोध कर रहे थे। तो ये जो प्रोटेस्टर हैं उनका क्लेम क्या है कि ये जो विधेयक आप लेकर के आ रहे हैं ये पेशेंट की बहुत ज़्यादा मदद नहीं करने वाला है, लेकिन ये हमें पेनलाइज करेगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो हॉस्पिटल को। तो इनको पेनलाइज करने का काम करेगा, हमको सज़ा देने का काम करेगा, ऐसा लोगों का कहना है। इसका सबसे ख़राब वाला जो सेक्शन है, सबसे ज़्यादा विवाद वाला जो इस सेक्शन है इस बिल का, वो क्या है कि इसने सभी हॉस्पिटल को अनिवार्य कर दिया, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, कि आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा विथआउट एनी प्री पेमेंट व्हेन रिक्वायर्ड। जब कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको बिना रुपया लिए मतलब पूर्व भुगतान के ही आपको इलाज करना पड़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विरोध इसी का हो रहा है कि हम इतनी लिखाई पढ़ाई किए हैं और यदि हम इस प्रकार से फोकट में इलाज करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, लोगों का मेनली कंसर्न यही है। तो देखिए, IMA नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था राजस्थान को मंडे को, उन्होंने क्या कहा है, हेल्थ क्या है, सब सिटीजन का अधिकार है, बट प्रोवाइडिंग इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसको प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग सो दे आर पुटिंग इट ऑन डॉक्टर। लेकिन सरकार यहाँ क्या है, डॉक्टरों के ऊपर थोप दे रही है। वी आर रेडी टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, हम सरकार का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम हमारे कंधे पर नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट खर्चा करती है 20,000 से लेकर के 40,000 रुपया टू रन ईच बेड इन देयर हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में सरकार कितना खर्चा कर रही, 20,000 से 40,000 रुपया। हु विल प्रोवाइड अस विथ दिस मनी, ये पैसा यदि हम उठा रहे हैं तो हमको ये पैसा कौन देगा। The act does not say who will pay these expenses. We urge the government to take back this draconian bill. सरकार ने तो इस चीज़ को क्लियर ही नहीं करी है कि इस पैसा को आखिर देगा कौन, इसलिए हम कहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल पास किया गया है उसमें कुछ पुनरावृत्तियां हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्या क्या इसके खास प्रावधान किए गए थे और क्या क्या सरकार की तरफ से कुछ अमेंडमेंट किया गया, इसके ऊपर यहाँ पर बताया जाता है। इंटीरेशन बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटीरेशन। इंटीरेशन का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, मतलब किसी भी चीज़ को रिपीट करना, ठीक है, यात्रा, चलना, ये इसके समानार्थी हैं। यदि हम कंपेयर करें टू इंटीरेशन ऑफ द RTH बिल, पहले वाला और बाद वाला, बाद का मतलब ये है कि बाद वाले का मतलब है कि उसने कमेटी, इस बिल को कमेटी ने रिव्यू किया था, पहले वाले को कमेटी ने रिव्यू नहीं किया है। ये एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है रिव्यू के मामले में। प्राइमरी इंटीरेशन, तो जो प्राथमिक इंटीरेशन है इसको सेंड कर दिया गया था सिलेक्ट कमेटी के रिव्यू के लिए इन 2022। बाद में इस बिल में संशोधन किया जाता है और 21 मार्च 2023 को पास कर दिया गया, और इसी के चलते चलते फिर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब दिक्कत वाली बात यह है, अमेंडमेंट किया गया है, इसके बावजूद भी लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है।
was itself a highly moderated version attuned strongly to interest of the medical committee। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो मेडिकल कमिटीज़ है ना, उनका कहना चाहिए विरोध करता है, उनको कुल मिलाकर के उनको वो पसंद नहीं आ रहा। फॉलोइंग द सिलेक्ट कमिटी अमेंडमेंट सम डेफिनेशन, कमेटी के अमेंडमेंट की बात छोड़ दीजिए, इसकी कुछ जो डेफिनेशन हैं जैसे एक्सीडेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड, इसको ऐड किया गया था बिल में। फिर बाद में इसमें ऐड क्या कर दिया गया, द टर्म डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर। डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर किसको बोलेंगे, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नए वाले में। एंड ए रीइम्बर्समेंट, रीइम्बर्समेंट मतलब होता है प्रतिपूर्ति, कोई चीज़ की क्षति हो गई है, इसके बाद उसकी पूर्ति हो रही है, तो प्रतिपूर्ति क्लासेस जोड़े गए थे। अनपेड इमरजेंसी केयर, तो यहाँ ये दिक्कत खड़ी हो गई है, इमरजेंसी में यदि कोई इलाज कर रहा है तो उसके लिए प्रीपेड वाली व्यवस्था नहीं है, मतलब पहले आपको पैसे नहीं देना है, अनपेड काम करवाना है आपको। ये कुछ ऐसी एडिटिंग है, ऐसी कुछ चीज़ें आपने ऐड कर दिए हैं जिनकी आलोचना हो रही है। फिर भी जो अदर चेंजेस हैं इस अमेंडमेंट बिल में वर नॉट टू सैल्यूटरी एट लीस्ट एज फार एज प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट इज कंसर्न। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक। इसके बाद आगे की जो समस्या है इस विधेयक में, वो यहाँ पर अधिकारियों के अदला बदली से रिलेटेड है। रिन्यू कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़। ठीक है, यहाँ पर रिन्यू किया गया है कंपोजिशन में, किस किस चीज़ में, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में कुछ रिन्यू हमको देखने को मिला है। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की बात करें तो जो इनिशियल इंटीग्रेशन है इसमें इंक्लूड किया गया है 3 रिप्रेजेंटेटिव को, एक आयुर्वेदा का, एक होम्योपैथी का, एक यूनानी का। ठीक है, एज ए ये काम करेंगे एक्स ऑफिसियो मेंबर के तौर पर, तो स्टेट लेवल पर ये चेंज किया गया। इंस्टीड द अमेंडेड बिल हैड प्रोविजन फॉर ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसके बावजूद भी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अमेंडेड बिल हैड प्रोविजन फॉर ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव। नया वाला बिल कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव का एक ही पद रहेगा फ्रॉम द अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम विथ मेडिकल एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव फाइलिंग फॉर द रिमेनिंग 2। एक तो आपने भर दिए आयुर्वेद वाला, और बाकी की जो 2 पोस्ट बची है वो फिर मेडिकल से रिलेटेड व्यक्ति को आपने वहाँ पर डाल दिया है। एक और बात है जो कि स्ट्राइक करती है, चोट करती है, इज दैट द अमेंडेड बिल स्वेप्ड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसने क्या काम कर दिया है, स्वेप्ड कर दिया है। स्वेप्ड करना मतलब होता है बदली करना, टू ट्रेड और एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर जो स्वेप्ड वर्ड है उसका मीनिंग बताया गया है टू ट्रेड और एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज समथिंग दैट इज एक्सचेंज। ठीक है, तो स्वैप जो वर्ड होता है, एक चीज़ के बदले में आप दूसरी चीज़ ला दे रहे हैं, इसके लिए स्वैप्ड वर्ड इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर हमको स्वैपिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक्सचेंज दिखाई दे रही है। पब्लिक हेल्थ या फिर पब्लिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट को आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ में आपने अदला बदली कर दी है एज ए नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर। इससे क्या हो गया, ये जो अथॉरिटीज़ हैं विथ लिटिल और नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पब्लिक हेल्थ फैटर्निटी। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है फैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी, किसी ग्रुप से रिलेटेड। तो जब सरकार ने ऐसा कर दी है तो इससे क्या असर पड़ा है,
ठीक है, जिस कम्युनिटी के लिए आप बिल लेकर के आए हैं वहाँ का आदमी ही आपने यदि इसमें बड़ी बड़ी जगह पे, ऑफिसर वाली जगह पे यदि वहाँ के आदमी को आपने नहीं रखा है तो ये बिल किसी के भी काम में नहीं आने वाला है। आगे यदि हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन की पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पावर है सिग्निफिकेंटली सरकमस्क्राइब्ड इन अमेंडमेंट बिल, कहाँ पर दिखाई गई है? ठीक है, इसको आप जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है अमेंडेड बिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि किसके पास रहेगी। ग्रीवांस रिड्रेस सिस्टम, यदि मैं किसी प्रकार से परेशान हूँ, मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, इस सिस्टम को प्रपोज किया गया है इनिशियल इंटरेशन के माध्यम से। ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली ओवरहाल्ड किया गया है इस संशोधित बिल में। इनिशियली प्रपोज टू बी हैंडल्ड थ्रू द वेब पोर्टल्स, इस चीज़ को किसके माध्यम से आप हैंडल करने वाले हैं शिकायतों को? इसको शिकायत को हल किया जाएगा एक वेबसाइट के माध्यम से, हेल्पलाइन सेंटर बनाए जाएंगे एंड ऑफिसर कंसर्न विद 24 आवर्स, 24 घंटे आपकी शिकायत सुनी जाएगी। पेशेंट ग्रीवांसेस विल नाउ बी हैंडल्ड बाय द वेरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन क्वेश्चन विद 3 days। पेशेंट की जो भी समस्या है आज के टाइम में उसको हैंडल किया जाएगा हेल्थ केयर संस्थाओं के माध्यम से। ठीक, इन क्वेश्चन विद इन 3 days, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 3 दिन के भीतर में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ ने कुछ कॉन्सिपियस क्लियर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है इंटरेस्ट को लेकर के। दैट अपार्ट इट स्टैंड्स टू बी कंपाउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, इसके अलावा ये किस चीज़ के साथ में खड़ा है? कंपाउंड द एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन ऑफ हॉस्पिटल, और भी जो हॉस्पिटल का बर्डन है एडमिनिस्ट्रेशन का उसको और भी ज़्यादा इसने भारी कर दिया है। हेल्थ लेजिस्लेशन एम्ब्रेसेस, हेल्थ लेजिस्लेशन एम्ब्रेस, ठीक है, एम्ब्रेस का मतलब होता है कि शामिल कर लेना। नॉट जस्ट क्यूरेटिव मेडिकल केयर, इसमें क्यूरेटिव मेडिकल केयर को शामिल किया गया है, इसके साथ साथ में हेल्थ प्रमोशन, डिसीज़ प्रिवेंशन एंड इम्पोर्टेंट सोशल डिटर्मिनेंट सच एज न्यूट्रिशन विच हैव ए स्ट्रॉन्गर बियरिंग ऑन हेल्थ देन मेडिकल केयर। तो कुछ प्रोविज़न यहाँ पर ठीक ठाक लगते हैं। करेंट जो आरटीएच कानून है यहाँ पर कमी लगती है हमको पब्लिक हेल्थ रिप्रेजेंटेशन की, इस इल पोजिशन टू अचीव दीज एंड्स। अब आपने जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ रखे हैं इनके माध्यम से आप ये जो ऊपर लिखे गए टारगेट हैं इनको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। टू सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर अदर स्टेट और पैन इंडिया लेजिस्लेशन, यदि ये मॉडल आपका है तो इस मॉडल के माध्यम से आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कमिंग नाउ टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच मेड बिल समवाट पैलेटेबल फॉर डॉक्टर एसोसिएशन। ठीक, आज के टाइम में आप इसका मेमोरेंडम देखेंगे तो यही कुछ तो ऐसी बातें जिसके चलते चलते जो डॉक्टर समुदाय है वो बिल का विरोध कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये भरोसा दिलाया है कि जो प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं जहां पर 50 से कम बेड हैं, इसके अलावा दोज दैट हैव नॉट अवेल्ड ऑफ कंसेशन, जिनको कोई भी सब्सिडी नहीं मिली है, चाहे वो लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो, फ्रॉम गवर्नमेंट, विल बी केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द लॉ। इनके ऊपर ये कानून काम नहीं करने वाला है, ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, जो अभी तक हमको देखने को नहीं मिला था। ऐसे हॉस्पिटल जिनके पास में 50 से कम बिस्तर हैं, जिन्होंने सरकार से कोई सब्सिडी रुपया पैसा नहीं लिया है, फ्री में कोई चीज़ें नहीं ली हैं सरकार से, तो वो इस कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। इट इफेक्टिवली एक्सक्लूड्स द प्लेथोरा ऑफ स्मॉल एंड मीडियम हॉस्पिटल। इसके अंतर्गत और भी हम देखते हैं कि कुछ जो स्मॉल और मीडियम हॉस्पिटल हैं, ठीक है,
जो कि प्रीडोमिनेंट रूप से हेल्थ केयर लैंडस्केप के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टिकुलरली आउटसाइड द अर्बन एग्लोमेरेशन। तो इन लोगों को भी इस कानून से छूट दी जा रही है कि चलो जो छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं इनको अपना खर्चा चलाने के लिए तो कम से कम हमें इनको छूट देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग फ्री में इलाज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस साल का जो यूनियन बजट रहा था, जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया था बहुत सारे एक्सपर्टों के द्वारा, ओवर ए डिक्लाइन इन एलोकेशन। आप जो पैसा एलोकेट कर रहे हैं उसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिली है फॉर वेलफेयर स्कीम इन रियल टाइम में जो आप वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं उसमें जो पैसा आप एलोकेट कर रहे थे ना, उसमें सरकार ने कटौती करी है। एट ए टाइम ऑफ पोस्ट कोरोना रिकवरी वैन वेलफेयर स्पेंडिंग शुड हैव बीन ए प्रायोरिटी। कोरोना से रिकवरी आपका देश कर रहा है तो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो वेलफेयर स्कीम के ऊपर होना चाहिए। उसी प्रकार से लास्ट साल का जो बजट रहा था ये इसने इग्नोर कर दिया था सोशल स्पेंडिंग इन फेवर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले साल का बजट इसने इग्नोर कर दिया था, समाज के ऊपर आप पैसे नहीं खर्चा करे थे इन फेवर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने फेवर किसका लिया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिया, सोशल स्पेंडिंग आपने नहीं करी थी पिछले साल भी। तो ये जो एनालिसिस है नीचे वाला, ये आधारित है बजट के पेपर पर, जो कि ये बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है क्रिटिकल सोशल स्कीम के ऊपर में वो डिक्लाइन कर रहा है। तो वो आज के टाइम का नहीं है, हैविंग बिगन व्हेन द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट केम इन पावर। जब से कहना चाहिए एनडीए मतलब बीजेपी की सरकार आई है, तब से ही आप ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के ऊपर पैसा है वो खर्चा कम हो रहा है 2014 से ही। सेंट्रल एलोकेशन जो है वेलफेयर स्कीम के लिए, इसके अलावा वेलफेयर सेक्टर के लिए, जो कि इंश्योर करता है बेसिक अधिकारों को, बेसिक राइट्स को, ये डिक्लाइन हुआ है जीडीपी के अनुपात में। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन सामाजिक तौर पर मुझे जो अधिकार मिलने चाहिए उसमें कटौती होते जा रही है। सक्षम आंगनवाड़ी, इसके अलावा पोषण 2.0 जिसका एम है कि चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन और हंगर को कम करना। 2021-22 से यदि देखें तो आंगनवाड़ी प्रोग्राम ICDS को मर्ज कर दिया गया था पोषण अभियान के साथ में। एंड न्यूट्रिशन स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल इवन विथ मोर कंपोनेंट इट्स एलोकेशन वेंट डाउन फ्रॉम 0.13% ऑफ जीडीपी इन 2014-15 से घट कर के और भी ज़्यादा 0.07% था 2023-24 में। मतलब ऑलमोस्ट आपने जो स्पेंडिंग है उसको आधा कर दिया है। 2014-15 में कितना था? 0.13% खर्चा कर रहे थे, आज के टाइम में आप 0.07 पैसा खर्च कर रहे हैं। जीडीपी आपकी बढ़ रही है लेकिन आप समाज के ऊपर जो पैसा है वो खर्च नहीं कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वें नंबर का जो डेटा है, द परसेंटेज ऑफ एनियामिक अंडरवेट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन इन इंडिया। एनीमिया से पीड़ित बच्चे 67% हैं, अंडरवेट है 32% और स्टंटेड हैं 36%। ठीक है, अंडरवेट जिनका वज़न कम है, स्टंटेड जिनकी हाइट बढ़ नहीं पा रही है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हमको क्या बताता है, ये डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 67% बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया का शिकार है, 32% ऐसे हैं जिनका वज़न कम है और 36% ऐसे हैं जो कि जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। अब चूँकि फंड का मतलब है कि आप एड्रेस कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन को, आर बीइंग स्लैश्ड विथ अबंडन, आप पैसे ही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है आप इस समस्या को निजात नहीं ला सकते। एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन स्कीम है जो कि है मिड डे मील स्कीम, ये कवर करती है ऑलमोस्ट 12 करोड़ बच्चों को।
सबूत ये बताते हैं कि ये जो स्कीम है हैज़ लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन क्लास अटेंडेंस। तो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि खाना के लोभ में चले जाते हैं स्कूल। चलो खाना मिलता, घर में तो अच्छा खाना नहीं मिलता, स्कूल में अच्छा मिलता, हम स्कूल जाएंगे, स्कूल में खाएंगे। इससे क्या हुआ, जहाँ पर 20 बच्चे जा रहे थे आज के टाइम में 30 बच्चे 40 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लर्निंग के साथ साथ में न्यूट्रिशन जो आउटकम है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है, और बच्चों में जो स्टंटिंग है, हाइट का नहीं बढ़ना, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला। फिर भी जो बजट का एलोकेशन है मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वो डिक्रीज़ हुआ है 50%। ठीक है, एज ए शेयर ऑफ जीडीपी के शेयर के हिसाब से यदि हम देखें, पहले हुआ करता था ये 0.04% जीडीपी का, आज के टाइम में सरकार कितना खर्चा कर रही है, 0.04% खर्च कर रही 2023-24 में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिजेक्ट कर दिया था कौन सी स्कीम, ब्रेकफास्ट को, 8 स्कूल प्लान सिटिंग फंड कॉन्स्टेंट। रीजन क्या था, फंड की कमी आ गई। ए प्लान दैट हैज़ शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन तमिलनाडु विद इन ए ईयर। फिर लास्टली बताया जा रहा है पीएम मातृ वंदना योजना। पीएम मातृ वंदना योजना प्रोवाइड करती है मैटरनिटी बेनिफिट, इसके साथ साथ में कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र कितने रुपये का, 5,000 का। 5,000 रुपया दिया जाता है वुमेन को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करती हैं उनको। यदि हम चाहते हैं कि ऑल वुमेन को कवर करें एंड बर्थ्स एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मैंडेट, यदि हम कवर करना चाहें सभी महिलाओं को, सभी जितने भी जन्म हो रहे हैं उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से, तो ये जो स्कीम है इसको लगभग 14,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन PMMVY बजट इज़ येट टू क्रॉस 3,000 करोड़। जहाँ 14,000 करोड़ लगना वहाँ आप 3,000 करोड़ रुपया भी नहीं खर्च कर रहे हैं। वर्किंग क्लास डिस्ट्रेस वर्सन्स, वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। महात्मा गांधी, एक मिनट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा और नफसा कानून, यहाँ पर भी हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है CDP के रूप में। यदि इनका शेयर देखें 2014 से तुलना यदि करेंगे तो मनरेगा गारंटी देता है 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा एवरी रूरल हाउस होल्ड को। एक घर में एक व्यक्ति को कम से भी कम 100 दिन का रोजगार देने की बात करता है मनरेगा कानून। वेयर्स द नफसा प्रोवाइड सब्सिडाइज ग्रांट टू ओवर 80 करोड़ पीपुल, जबकि नफसा उचित मूल्य की दुकान से लोग, भारत के कितने लोग, लगभग 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि उचित मूल्य पर अनाज खरीदते हैं, कम रेट पर अनाज खरीदते हैं। मनरेगा का जो एक्सपेंडिचर है GDP के हिसाब से यदि हम देखें तो 0.26% था 2014-15 में, आज के टाइम में ये 0.20% हो गया है। नफसा पहले 0.65% खर्चा करते थे, ठीक है, 0.94% हुआ करता था, उससे घटा करके आपने 0.65% कर दिया है। चूँकि एक्सपर्ट लोग ये पॉइंट आउट करते हैं ये जो मनरेगा है, इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वर की टू अवर्टिंग डिजास्टर ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करी थी कोरोना के दौरान में। किसने, नफसा स्कीम ने, और दूसरा मनरेगा ने। दो चीज़ ही ऐसी थी जिन्होंने बचाया था पूरी दुनिया को। इसीलिए भारत के लिए ये जो स्कीम है दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दोनों ही स्कीम में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी डिमांड हमको दिखाई दी थी 2020-21 में। मनरेगा में हम क्या देखे थे, 8.55 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं इन्होंने अवेल किया था एम्प्लॉयमेंट। अवेल करना मतलब होता है प्राप्त करना। वहीं यदि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ जो अनाज है ये लगभग 83 मिलियन टन उठा था, इतना खर्चा हुआ था।
लीडिंग टू एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2.7% एंड 0.56% ऑफ GDP ऑन नप्सा एंड मनरेगा।